हेलो एवरीवन। आज जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा अशोक लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका जो है एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मतलब पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो भी देख लेना, पार्ट 2 अच्छे से आगे से समझ में आएगा। इससे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ ये भी देख ले पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या चीज़ें थी। अब हम पढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए अशोक के बारे में। तो होपफुली आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयशा रावत में। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो अशोक का जो टाइम पीरियड था वो 269 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक इनका टाइम था, और 269 में ये राजा बने थे। राजा बनने से पहले ये अवंती क्षेत्र के राज्यपाल थे। तो अपने पिता के टाइम पे जो है ये अवंती राज क्षेत्र के जो है राज्यपाल थे। अवंती कहाँ पड़ता है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। मास्की गुर्जरा अभिलेख से हमें अशोक के नाम के बारे में पता चलता है, और कई ग्रंथों में इनके कई सारे नाम हैं, जैसे देवानी प्रिया भी अशोक का ही एक नाम है। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और ये इनके जीवन का काफी बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की जो है सोची थी। तो 261 में जो है इन्होंने अब कलिंग पे आक्रमण किया था, और जिसके बाद इन्होंने धम्म का मार्ग अपना लिया था। इसके बारे में जो जानकारी इन्होंने अपने 13वें अभिलेख में बताया, जो इन्होंने 13 शिला अभिलेख मतलब लिखे, 13वां अभिलेख जो इन्होंने लिखवाया था, उसमें जो इन्होंने इस बात के बारे में बताया है कि कलिंग जो युद्ध था वो 261 में इन्होंने किया था। और उसके बाद जो है इन्होंने काफी खून खराबा देख के जो है इनका जो हृदय था वो चेंज हो गया, और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाने की सोच ली। उपगुप्त नाम भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। एक उपगुप्त नामक के भिक्षु थे, उनसे जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। फिर बौद्ध धर्म में इन्होंने अपना लिया था। फिर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने काफी सारे अभिलेख शिलालेख वगैरह का निर्माण किया था। साथ ही साथ धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है इन्होंने महामातों की भी नियुक्ति की थी। उसके बाद एक और शासक आता है इसी में, वृहद्रथ। अभी अशोक के जो है प्रशासनिक सेवाओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये बेसिक जानकारी थी अशोक के बारे में। वृहद्रथ के बारे में पढ़ेंगे तो ये अंतिम शासक था, और 185 ईस्वी पूर्व में इन्होंने खुद को सेनापति घोषित कर लिया था। सेनापति इनके टाइम पे कौन थे, तो मौर्य वंश के ये अंतिम शासक थे, और इनके जो है खुद के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। वही पुष्यमित्र शुंग जो कि बाद में शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो ये पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम शासक थे। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वृहद्रथ थे। और वृहद्रथ ने जो है इनके उसमें जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने ही जो इनकी हत्या कर दी, और उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना की। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो इसमें जो है कौन कौन आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, बिंदुसार से रिलेटेड, अशोक से रिलेटेड, और वृहद्रथ से रिलेटेड। अब पढ़ते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, तो यहाँ पे जो है राजा, प्रशासन, सैनिक, न्यायिक प्रमुख की व्यवस्था थी। हालांकि जो राजा होता था वो मेन होता था, राजा में ही सारी शक्तियाँ होती थी। सैनिक की, प्रशासनिक की, न्यायिक सारी शक्तियाँ राजा में ही होती थी, लेकिन राजा की सहायता के लिए ये सारे व्यवस्था की गई थी। राजा की सहायता के लिए सारे पद बनाए गए थे। मेन जो होता था अंतिम निर्णय वो राजा का ही होता था। अब इनके बारे में देखते हैं कौन कौन से पद होते थे। सबसे पहले अमात्य का पद होता था। अमात्य मुख्य होता था, राजा की सहायता, एक तरीके से जैसे आज के टाइम पे प्रधानमंत्री है, इसी तरीके से मौर्य वंश में जो है अमात्य जो है एक तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पे ये काम करते थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त के समय प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उस टाइम पे कौटिल्य क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और अमात्य जो थे इस टाइम पे वो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य का तो आपको अच्छे से पता ही है। ये हम अशोक की बात कर रहे हैं, तो अशोक से रिलेटेड सारी बातें। और साथ ही साथ जो है स्टार्टिंग से मौर्य साम्राज्य में कौन था प्रधानमंत्री, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को अमात्य बोला जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद को क्या बोला जाता है, अमात्य बोला जाता था। तीर्थ की बात करें तो उच्च वर्ग के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। किसको कहा जाता था, तीर्थ। जो उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था, और राजा के द्वारा प्रशासन चलाने के लिए इनका अहम रोल होता था। फिर आते हैं समाहर्ता। समाहर्ता ये राजस्व विभाग के प्रधान होते थे। कृषि आमदनी का इनका स्रोत था, और राजस्व के रूप में जो भी इनको प्राप्त किया जाता था उसको बलि या भाग कहा जाता था। तो देखो अभी अपना अमात्य, अमात्य एक प्रधानमंत्री के तौर पर होते थे। तीर्थ, तीर्थ कौन होते थे, ये अधिकारियों को तीर्थ बोला जाता था। इनमें से अधिकारियों के अंडर ही जो है पोस्ट को डिवाइड कर रखा है। जैसे समाहर्ता, समाहर्ता जैसे इनकम टैक्स बोल सकते हैं आज के टाइम पे। इसी तरीके से राजस्व विभाग के प्रधान होते थे, ये लोगों की आमदनी का स्रोत जानते थे, और उनसे जो क्या करते थे, राजस्व प्राप्त करते थे। अब जो ये वसूल करते थे, हम कर बोलते, ये बलि या भाग उसको कहकर पुकारते थे। इस तरह राजस्व संग्रह करने वाले सबसे उच्च अधिकारियों को समाहर्ता कहा जाता था। उसके बाद आते हैं सन्निधाता। ये कई बार मैच करने के लिए भी आ जाते हैं, तो इनको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। सन्निधाता ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होते थे। यह एक तरीके से वित्त मंत्री के समान होते थे, जैसे आज के टाइम पे वित्त मंत्री है।
सीताध्यक्ष जो है ये संपूर्ण कृषि विभाग की जो है अध्यक्ष होती थी सीता, उनको सीताध्यक्ष बोलते थे। शीत भूमि शब्द काफी प्रचलित था, यह सरकारी भूमि के लिए कहते थे। फिर आते हैं पन्याध्यक्ष, ये वाणिज्य विभाग के मुख्य अध्यक्ष थे। और फिर आते हैं अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष होते हैं महालेखाकार होते थे, ये जो है जो भी मतलब विभाग में होता था काफी सारी चीजों को नोट करते थे। अब मैंने इनको यहाँ पे भी लिख दिया ताकि आपको ये याद हो सके। तो समाहर्ता राजस्व प्रधान होता था, सानिध्य राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष राजकीय विभाग का हेड होता था। सीताध्यक्ष जो है वो राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष होती थी, और पण्य अध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग अध्यक्ष होते थे, और अक्षपटला अध्यक्ष महालेखाकार अध्यक्ष होते थे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। समाहर्ता राज्य प्रधान, सानिध्य राजकीय, पहले दो को याद कर लो। समाहर्ता कौन, राजस्व विभाग का प्रधान, सानिध्य राजकीय कोषाध्यक्ष। उसके बाद सीता अध्यक्ष, सीता माता, ऐसे एग्जाम्पल याद करो। सीता माता कृषि, तो इस तरीके से कृषि करते हुए मिली थी, तो सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग, पणाध्यक्ष वाणिज्य, और अक्षपटला अध्यक्ष, अक्षपटला अध्यक्ष काफी अच्छा मतलब भारी भरकम वर्ड है, तो मतलब लिखा पढ़ी का कुछ काम होगा, तो महालेखाकार। तो इस तरीके से ये सारे याद कर लिए हमने, और एग्जाम में जब आएंगे तो आप इनको अच्छे से मैच कर सकते हो। अब हम ये तो हो गए मुख्य। अब हम सेना के बारे में देखते हैं कि सेना में क्या क्या होता था। सेना विभाग का जो मुख्य होता था वो सेनापति होता था। जस्टिस व पिलनी के अनुसार सेनापति राज्य की देखरेख के लिए सेना का मुख्य 4 भागों में बांटा है। तो मुख्य जो है 4 भागों में बांटा है ताकि अच्छे से सेना का देखरेख हो सके। किसके अनुसार, जस्टिस और पिलनी के अनुसार। पैदल सेना होती थी जिसमें 6 लाख जो है समथिंग फोर्स होती थी। हाथी सेना होती थी जिसमें 9,000 तक हाथी सेना होते थे। घोड़ा सेना जिसमें कि घुड़सवारी टाइप हम बोल सकते हैं, तो 30,000। रथ सेना ये भी कुछ इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये थे, सबसे कम रथ, फिर 30,000, फिर हाथी, ठीक है, हाथी सबसे कम थे। इस तरीके से ये थे। तो आपको ये बिल्कुल ईजी रखना है। पैदल सबसे ज़्यादा, ठीक है, हाथी 9,000, घोड़ा 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से, और रथ सेना, तो ये आपके होते हैं। क्लिनिक के अनुसार जो है 6 लाख पैदल सेना जो थे, उनमें 30,000 घुड़सवार, अभी बता दिए मैंने, 9,000 हाथी चंद्रगुप्त की सेना में शामिल थे। इतनी मतलब भारी भरकम इनकी फौज थी। मैगस्थनीज कहते हैं कि 6 समितियां मिलकर सैन्य के रखरखाव की जिम्मेदारी होती थी। 6 समिति मतलब एक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 समिति में टोटल कितने सदस्य हो गए, 30 सदस्य, ठीक है। तो टोटल 6 समितियां होती थी जो अच्छे से काम करती थी। एक समिति में जो है वो कितने बंदे होते थे, 5 बंदे होते थे। 2 समिति में भी 5 बंदे होते थे। तो इस तरीके से 6 होते थे। तो टोटल 30 सदस्य जो है इस तरीके से सेना का रखरखाव करते थे। ये समितियां बनाई गई थी। अब आते हैं न्यायिक व्यवस्था के बारे में कि न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। न्याय का मुखिया जो होता था वो राजा होता था। न्याय का जो हेड होता था वो राजा होता था। हालांकि राजा की हेल्प के लिए जो है राजुक उनको कहा जाता था, जो न्याय विभाग से होते थे। 2 न्यायालय उस टाइम पे बटे हुए थे, धर्म स्थीय और कंटक शोधन। धर्म स्थीय में दीवानी अदालत आती थी। दीवानी में आपको पता ही है, जैसे कि जमीन से जुड़े हुए मामले, घर वगैरह से जुड़े हुए मामले, वो आपके किस में आते हैं, दीवानी अदालत में। फौजदारी में क्रिमिनल रिकॉर्ड आते हैं, जैसे कि चोरी करना, हत्या करना, ये सारे जो है फौजदारी मामले में आते हैं। क्रिमिनल क्राइम करने वाले जो रिकॉर्ड होते हैं वो इसमें आते हैं। तो इनको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, तो इसको बोला जाता था धर्म स्थायी और कंटक शोधन, ठीक है। चलो, होपफुली पता चल गया होगा। अब आते हैं गुप्तचर विभाग के बारे में। गुप्तचर राजा को बाहरी राज्य से सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर, क्या आपको सिंपल सी पता है कि गुप्तचर क्या करते थे, गुप्त सूचना इकट्ठा करते थे कि राज्य के बाहर क्या से क्या सूचना चल रही है। इनकी नियुक्ति जो है अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इनको जो इनकी नियुक्ति होती थी उनको अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता था, इन गुप्तचरों को। और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को 2 तरह का बताया गया है, संस्था और संचार। ये 2 नाम जो है इनको दिए गए गुप्तचरों को, संस्था और संचार। संस्था जो होते थे वो एक ही स्थान पर रहकर सूचना प्राप्त करते थे। संचार जो थे वो घूम घूम कर जो है संचार जो है सूचना प्राप्त करते थे। ओके, तो गुप्तचर विभाग में भी आपको ये पॉइंट याद हो गए। प्रांतों की बात करूं तो प्रांतों को हम देखते हैं तो 5 भागों में बांटते थे। इन्हें चक्र भी कहा जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्तरायण पंथ में जो थे, मतलब ये प्रांतों के नाम है, उत्तरा पंथ, दक्षिणी पंथ, प्राशी, अवंती, कलिंग, ठीक है। इस तरीके से ये 5 भागों में बटे हुए थे। उत्तरा पंथ में तक्षशिला आती है जो कि राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। दक्षिणा पंथ में स्वर्णगिरी, प्राशा ये पूर्वी पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसली, ठीक है। ये इनकी राजधानी भी दे रखी है साथ के साथ, और ये जगहों के नाम भी दे रखे हैं। तो उत्तरा पंथ, दक्षिणा पंथ 2 याद हो गए। प्राशी या पूर्वी और अवंती 2 या और याद हो गए। और कलिंग, कलिंग तो आपको पता ही है जिसमें कि अशोक ने युद्ध लड़ा था, 5 हो गए। अब इनकी राजधानी याद कर लेते हैं।
तक्षशिला, स्वर्णगिरी। उत्तर की साइड जो होगा तो वो तक्षशिला, क्योंकि जो वो है क्या नाम है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको तक्षशिला मिलेगा। दक्षिणापंथ स्वर्णगिरी, तो जो आपका महाराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ पे आपको स्वर्णगिरी मिलेगी कर्नाटका में, ठीक है, स्वर्णगिरी। प्राशा पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसली, तो इस तरीके से इनकी राजधानी भी याद होगी। विषय, प्रांतों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता था जिसे विषय कहते थे। विषयों का जो हेड जो मुख्य होता था उसे विषयपति या प्रादेशिक कहते थे। राज्यों के मुख्य को राजकुमार कहा जाता था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे तो ग्राफ जो है 10 गांव के समूह को मिलकर उसको क्या बोला जाता था, गोप कहते थे। 10 गांव के समूह को गोप कहा जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका हेड जो है वो ग्रामिक होता था। कई बार पूछा जाता है कि ग्राम का हेड कौन होता था, ग्रामिक होता था। तो इस तरीके से सबसे नीचे ग्राम, ग्राम से बनकर काफी सारे ग्रामों से मिलकर बनता था गोप, जैसे 10 गांव को मिलकर बनता है गोप। गोपों से मिलकर बनता था राज्य और राज्य से मिलकर बनता था देश। तो इस तरीके से ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो होपफुली आपको प्रशासनिक व्यवस्था समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, वीडियो को जरूर देखा करो ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, और नोट जरूर कर लिया करो।